हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 23 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 15 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग 16 से देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 है, कथन ए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क है, मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। सही विकल्प चुनना है। देखिए, कथन ए में क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत यानी जो स्टैंडर्ड करिकुलम होता है उसे लागू करना महत्वपूर्ण है। लेकिन स्टैंडर्ड जो करिकुलम होता है उसे हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। यह अच्छा नहीं होता है क्योंकि हर विद्यार्थी की ज़रूरत अलग अलग होती है, उनके लिए अलग से होना चाहिए, विषयों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। साथ ही तर्क दिया गया है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है अधिगमकर्ताओं के लिए यानी जो लर्नर्स हैं उनकी सभी व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग मानकीकृत पाठ्यक्रम को अच्छा मानते, ना कि खराब, इसलिए यह भी कथन गलत है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, सेकंड है बहुसंवेगी उपागम, थर्ड है आधारभूत संरचना सुगम्यता और फोर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा एक है जो कि बाधक है, रुकावट है बच्चों के समावेशन में। तो जब बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो यह उनके अधिगम में बाधक होगा, वो बच्चों में सहयोग की भावना नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा की भावना होगी और यह एक रुकावट है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जिन विद्यार्थियों को पठन वैफल्य यानी पढ़ने में कठिनाई है उन विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, सेकंड है वे हमेशा सुस्त होते हैं, थर्ड है वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, फोर्थ है उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या डिसलेक्सिया होती है, ऐसा नहीं है कि वे हमेशा सुस्त होते हैं या फिर वे प्रतिभावान नहीं हो सकते, किसी और विषय में वो अच्छा नहीं कर सकते, यह भी नहीं कहा जा सकता है। और यह भी हम नहीं कह सकते कि उनका जो IQ लेवल है वो हमेशा एवरेज से ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है उन्हें अक्सर लेख बोध यानी लिखा हुआ पढ़ने में यानी किसी भी चीज को समझने में कठिनाई आती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, सेकंड है स्वलीनता, थर्ड है पठन वैफल्य और फोर्थ है दृष्टि बाधिता। इसमें क्या कहा जा रहा है? आवेगशीलता और ध्यान न दे पाना, यह क्या होता है, किसमें होता है? यह जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार जो होता है, जिसे हम लोग हाइपर एक्टिव भी कह सकते हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो शांत नहीं बैठ सकता, उसमें चीज़ों के को समझने में अगर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो वह शांति से, आपका ऐसा नहीं है कि 45 मिनट का जो भी क्लास होता है उसमें बैठ के वो शांति से सुनेगा, नहीं सुन सकता, उसमें इतनी क्षमता नहीं है, वो अति क्रियाशील है, जिसे इसे हम लोग ADHD के नाम से भी जानते हैं। तो इसी बीमारी में ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते और अव्यवस्थित रहते हैं। जब आप किसी भी चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा? अव्यवस्थित तो रहेंगे ही, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट है मानकीकृत बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षण, सेकंड है बहु विकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण,
थर्ड है साल के अंत में परीक्षाएं और फोर्थ है केस अध्ययन, जिसे हम लोग केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। मानकीकृत परीक्षण को सही नहीं माना जाता है। साथ ही बहुविकल्प वाले प्रश्नों में केवल सही गलत का आंसर अगर हमें लगाना है या फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमें सही का चयन करना है, तो इससे भी बच्चों को कहाँ कठिनाई आ रही है यह हम नहीं जान सकते हैं। साल के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं वो केवल मात्रात्मक होती है, न कि गुणात्मक होती हैं, इसलिए यह भी गलत है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। केस स्टडी के माध्यम से हम बच्चों में के अधिगम में जहां भी कठिनाई आ रही है, जहां भी उन्हें परेशानी हो रही है, यह हम लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु को रटकर याद करने से, सेकंड है अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, थर्ड है दंड के भय से, और फोर्थ है अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। अब बच्चा जब निष्क्रिय रूप से सुन रहा है तो कहाँ से सीखेगा, नहीं सीखेगा। साथ ही दंड के भय से, डर से तो आप किसी को पढ़ा ही नहीं सकते। वस्तुओं को रटना भी हम सही नहीं मानते। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। जब बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से की चीजों से और वहां के लोगों से सीखेगा तो प्रभावशाली तरीके से सीखता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, सेकंड है विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व या स्थिर दृष्टिकोण बनाना, थर्ड है अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, और फोर्थ है उनके संदर्भ में से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। अब देखिए, इसमें से आपको केवल यह पता नहीं करना है कि आंसर कौन सा सही होगा, बल्कि अन्य जो ऑप्शन है वो गलत क्यों हुए यह भी पता करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके सामने आए, हो सकता है ऐसा ही प्रश्न आए और उसमें जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब विद्यार्थी अपनी योग्यता के बारे में स्थिर दृष्टिकोण बना लेंगे कि मुझसे तो नहीं होगा, तो ऐसा जब वो सोचेंगे तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से उनमें अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, नहीं होगा। साथ ही अगर अध्यापक यानी जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों से जिन्हें वो पढ़ा रहा है उनसे निम्न अपेक्षाएं रखें कि यह तो कुछ कर ही नहीं सकता, तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तब भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय वस्तु में जब वियोजित बल्कि संयोजित होना चाहिए, उसे कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है वियोजित अगर होगा विषय वस्तु अगर हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, यह भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, यानी खुद से जब वो किसी भी चीज को रेगुलेट करते हैं, खुद से सीखने के प्रति अग्रसित होते हैं तो उससे अधिगम में बढ़ावा मिलता है, लगाव बढ़ता है उनका, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवाद, सेकंड है अनुकरण अधिगम, फोर्थ है प्रतिपादक शिक्षण, और फोर्थ है सामाजिक संरचनावाद। देखिए, इनमें से पूछा जा रहा है कि किस उपागम में, किस अप्रोच में विद्यार्थी जो होता है स्वयं पहल करता है, यानी प्रश्न पूछता है, जानने के प्रति उत्सुक होता है, तो वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न है कथन ए, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल के विकास में मदद मिले। तर्क है सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनर्उत्पादन है। तो संरचनावादी कक्षा में यह जरूरी है कि बच्चे को ऐसा अवसर दिया जाए जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उनमें विकास हो, उनका डेवलप हो, तो यह तो सही है। लेकिन सार्थक अधिगम जो है इसमें यह नहीं है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो चीज़ बुक में दिया हुआ है उसे ज्यों का त्यों हम दूसरे के समक्ष प्रकट कर दें, तो यह सार्थक अधिगम नहीं हुआ, बल्कि यह तो रटना हुआ। देखिए, अगर इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे और आपने पहले वाले भी क्लास किए अगर किया है, आपने देखा है, तो आप पाएंगे कि 12 जनवरी, 13 जनवरी और साथ ही 23 जनवरी, इनमें इस प्रश्न को बार बार या केवल पेपर 1 में ही नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 इसमें रिपीट किया गया है। बस क्या किया गया है कि प्रश्नों का जो ऑप्शन है, जो भाषा है, उसी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, लेकिन प्रश्न लगभग यही था। इसमें क्या होगा, कथन ए जो है हमारा सही है और तर्क जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है त्रुटियां। ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती,
सेकंड है केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती हैं। थर्ड है केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। फोर्थ है अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। देखिए, त्रुटियों को यानी जो भी हमसे गलतियां होती हैं सीखने के प्रक्रम में, इसे हम यह नहीं कह सकते कि अधिगम में सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है। हम लोग गलतियां करके ही सीखते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है कि बिना जाने बिना गलतियां किए ही वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन यानी मारपीट दंड के द्वारा दूर करना है, तो यह इसे भी सही नहीं मान सकते। केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी विद्यार्थी चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो गलतियां करता ही है और गलतियों के द्वारा ही हम सीख कर बनते हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। त्रुटियां जो होती हैं हमारे सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसके द्वारा अध्यापक जो है विश्लेषण करके यानी हम किस पैटर्न में गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, यह जानकर हमारी अधिगम की कमियों को समझकर उसे दूर कर सकता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि डैश। ऑप्शन फर्स्ट है पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता। सेकंड है सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। थर्ड है नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। और फोर्थ है पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। हम यह नहीं कह सकते कि संज्ञानात्मक जो हमारा कौशल है, विकास है, उस स्थिति पर भावात्मक यानी इमोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कथन गलत है, बल्कि इमोशन का भी प्रभाव पड़ता है। जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तब हम सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। हमें चीज़ें अच्छी से समझ में आती हैं, हम समस्या समाधान कर सकते हैं। यह भी नहीं कह सकते कि हमारे अंदर जब पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो हमारे ऊपर, हमारे संज्ञान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लाते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, उसका सकारात्मक इफेक्ट होगा, यह भी नहीं होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। यानी कि विकास के एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जब भी बात आए, भावनात्मक स्थिति का और संज्ञानात्मक स्थिति का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए। सेकंड है मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए। थर्ड है संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए। और फोर्थ है अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। देखिए, अभिप्रेरणा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, यानी आंतरिक और बाह्य होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे लिए अच्छा होता है और बाह्य अभिप्रेरणा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। बच्चे को सीखने के लिए हम क्यों अभिप्रेरित कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि केवल इससे इनाम तुम्हें मिलेगा, तुम प्रशंसा पाओगे, बल्कि इसलिए ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो बच्चा खुद से सीख सके, उसमें सीखने के प्रति रुचि जागृत हो सके। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुक्रिया समुच्चय और परासंज्ञान। अनुक्रिया समुच्चय को हम लोग रिस्पॉन्स सेट भी कह सकते हैं और परासंज्ञान जो है वो मेटाकॉग्निशन है। सेकंड है समरूपक सोच यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग और प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी फंक्शनल फिक्सनेस इसको बोल सकते हैं। थर्ड है अनुक्रिया समुच्चय यानी कि वही रिस्पॉन्स सेट और अभिसारी सोच। और फोर्थ है अपसारी सोच और परासंज्ञान। इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को बढ़ावा देता है। देखिए, अनुक्रिया समुच्चय यानी रिस्पॉन्स सेट जो होता है एक ही तरीके से समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे हम सही नहीं मानते, बल्कि समस्या समाधान अलग अलग तरीकों से किया जाना चाहिए, अलग अलग विचार उसमें उत्पन्न होने चाहिए। परासंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन तो सही है, लेकिन अनुक्रिया समुच्चय जो है वो सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देखते हैं समरूपक सोच यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग तो ठीक है, लेकिन प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी फंक्शनल फिक्सनेस की बात की गई है, स्थिर रहना चीजों पर, इसे भी हम लोग सही नहीं मान सकते। हम वैसे ऑप्शन का चयन करेंगे जिसमें कि दोनों ही सही हो। अनुक्रिया समुच्चय यानी रिस्पॉन्स सेट है इसमें भी, और साथ ही अभिसारी सोच जो है, अभिसारी सोच यानी कि किसी भी चीज का एक ही तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो यह भी सही नहीं होता। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अपसारी सोच यानी एक ही समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान करने के विषय पर सोचना, और परासंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन, किसी समस्या को हमने कैसे सॉल्व किया इस बात पर विचार करना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। इसलिए ये ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बैठने की अनम्य योजना, सेकंड है जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, थर्ड है विविधता के प्रति सम्मान और फोर्थ है संसाधन संपन्न वातावरण। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक है जो कि बाधक बन जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। बैठने की अनम्य योजना यानी रिजिड योजना नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। लर्निंग में रिजिड जो हो जाना यानी अनम्य हो जाना कहीं भी सही नहीं है, तो यह इसके लिए बाधक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बैठने की व्यवस्था को फिक्स कर दिए हैं कि यह बच्चा आगे ही बैठेगा, यह बच्चा पीछे ही बैठेगा, इस जाति के लोग आगे बैठेंगे, तो यह अधिगम में गलत इसका इफेक्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, सेकंड है भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, थर्ड है पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए और फोर्थ है विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम ऐसा नहीं है कि पूर्व ज्ञान को सक्रिय नहीं करेंगे या फिर स्पष्ट नहीं करेंगे। अगर आप चिन्हों को संकेतों को स्पष्ट नहीं करते हैं तो फिर टीचर की जरूरत ही क्या रह जाती है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। जो भी सब कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच संबंध होना स्थापित करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 23 जनवरी 2023 को पूछे गए थे, और इनमें से अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।